हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अभी हाल ही में जैसे 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती थी, तो उस दिन बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की शुरुआत की है। इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार सरकार ने जो डेटा दिए हैं जनगणना के, वो जाति के आधार पे काउंट किया है। दूसरा, इसमें चर्चा का विषय ये भी है कि कांग्रेस के लगभग सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस सरकार भी इस पे अपना काम करेगी और आने वाले चुनावों में भी यदि कांग्रेस वापस सत्ता में आती है तो वो जातिगत जनगणना पूरे देश में करवाएगी। और तीसरी वजह से इसलिए भी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि 2024 के आम चुनाव होने वाले हैं। उसके तहत बीजेपी मतलब एनडीए के सामने जो एक गठबंधन बना हुआ है, सभी दलों ने मिला के बनाया, उसका नाम इंडिया गठबंधन रखा, नाम है INDIA। इंडिया गठबंधन ने भी इंडिया गठबंधन ने भी के जितने दल है, लगभग सभी दलों ने इस जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। जैसे बिहार सरकार ने 2 तारीख को जातिगत जनगणना की है, ठीक है। उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। और तीसरा, इंडिया गठबंधन ने भी, अधिकांश दलों ने इसका समर्थन किया है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि जो बिहार सरकार ने डेटा दिया है, डेटा के तहत उन्होंने बताया कि ओबीसी 27% है। ईबीसी, ईबीसी का मतलब पिछड़ों में पिछड़ा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है। ये अति पिछड़ा हो गया, पिछड़ा वर्ग अन्य, ये अति पिछड़ा, एक शेड्यूल कास्ट और एक एसटी और अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी। उन्होंने बताया कि ओबीसी की 27% पॉपुलेशन है, ईबीसी की 36% है, एससी की एससी की 20% है, एसटी की 2% है, अनरिजर्व की 15% है। तो इन्होंने जो नीतीश कुमार जी ने मेन तर्क ये दिया है, जो मेन इसका पूरी डिबेट का सार ये है, जो जिस विषय पे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं वो है यहाँ पे ओबीसी की जनगणना का। ओबीसी का इन्होंने टोटल आंकड़ा दिया 63% के लगभग। इन्होंने कहा है कि ओबीसी की बिहार के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है, ओबीसी और ईबीसी को मिला के 63% है। जबकि जो यहाँ पे हमारे ओबीसी के लिए जो मंडल आयोग का गठन किया गया था, मंडल आयोग ने ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन बताई थी 52%। और इन्होंने कहा है कि अब वापस जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। उसके बाद देश के अंदर ओबीसी की पॉपुलेशन बढ़ी है और जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ी है उस रेशो में ही हमें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, मतलब आरक्षण की भी इसके अंदर मांग दबे शब्दों में उठ रही है। इन्होंने 63% बताया है। और 63% में भी जैसे ओबीसी में अपनी जाति वाइज इन्होंने निकाला, यादव है, कुशवाहा है, पटेल है इत्यादि, उन्होंने जाति वाइज भी इसके सर्वे किए हैं। तो मेन बात ये थी कि जो अभी तक का सार यही था कि टोटल 63% आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब उनके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। नीतीश कुमार जी का जो मतलब कि उनका स्टैंड है, उनका ये मानना है कि ओबीसी को टोटल आरक्षण मिल रहा है 27%, और जबकि टोटल पॉपुलेशन कितनी है 63%। और बिहार में भी हम इसको लागू करेंगे और ये इसी प्रकार पूरे इंडिया में लागू करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी सरकार बनती है तो इस पे पूरे भारतवर्ष में भी इसको लागू किया जाएगा। और दूसरा, उनके साथ मतलब कि उनके जो दूसरे नजदीकी दल है इंडिया गठबंधन के, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो भारत के अंदर आपको मालूम ही है कि जैसे इंडिया के अंदर जो हमारा समाज है, ये एक पहचान के, सामाजिक पहचान के साथ चल रहा है। उसमें एक सामाजिक पहचान है जाति। हर समाज की, हर क्षेत्र में आप जहां भी जाओगे, कोई ना कोई व्यक्ति की कुछ ना कुछ जाति से वो अपने आप को पहचान करता है। तो भारत में जातियों का थोड़ा इतिहास पुराना है, तो इसलिए थोड़ा हम मोटा मोटी उसका जातिगत इतिहास पे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले जाति का इंडिया के अंदर देखोगे तो एक मतलब जो प्राचीन काल के अंदर ऋग्वेदिक काल था। तो हमें पता है कि 4 वेद है, उसमें से एक ऋग्वेद है। उस पीरियड को बोला गया ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल के अंदर चतुवर्ण व्यवस्था का जिक्र है, मतलब 4 वर्ण होने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये वर्गों को क्रम के आधार पर माना गया है। क्रम का क्रम का आधार सीधा सा ये था, जैसे शिक्षा में जो काम है उसको ब्राह्मण मान लिया गया, जो सुरक्षा करता है उसको क्षत्रिय मान लिया गया, जो व्यापार वाणिज्य कर है उसको वैश्य मान लिया गया, जो घर के अन्य काम करता है उसको, जैसे घर में खाना बनाना है, घर में साफ सफाई करना है, तो उसको बोल लिया गया शूद्र।
इस चीज को माना गया था कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे मानने का तर्क इतना सीधा सा था कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक घर के अंदर भी चार हो सकते हैं। जैसे एक घर में एक व्यक्ति ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र है। इसलिए ये सब चीजें वैज्ञानिक पत्ति के आधार पे करने की कोशिश की थी, कर्म के आधार पे। इसके अंदर कोई विभाजन, छुआछूत, जातिवाद वाली ऐसी चीजें नहीं थी। क्योंकि थोड़े समय के बाद, जैसे ही थोड़े समय के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहे का विकास होता है। लोहे का विकास आने से बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होती है, भौतिक परिस्थितियां बदल जाती है, व्यापार वाणिज्य बढ़ता है। उस समय गोत्र की अवधारणा आती है, ठीक है। और दूसरा, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था होती है वो कर्म के स्थान पे किस पे तब्दील हो जाती है, जन्म के स्थान पे। तब से लेके आज तक हमेशा जाति व्यवस्था बनी हुई है, जिसको हम जातिवाद कहते हैं। और दूसरा, जाति के आधार पे सबसे ज्यादा विवाद क्यों होता है, जो हम व्यवहारिक में जीवन में भी देखते हो, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, आधुनिक काल तक इंडिया के अंदर ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जहाँ पे जाति के आधार पे लोगों के साथ छुआछूत और भेदभाव किया जाता है, ठीक है। और इसी सेंस के अंदर यदि हम देखेंगे तो प्राचीन काल के अंदर भी जो वर्ग जिससे जाति से, धर्म से, इन चीजों से पीड़ित था, छुआछूत भेदभाव का शिकार था, इस वजह से इंडिया के अंदर नए धर्मों का भी उदय हम देखते हैं, एक बौद्ध धर्म का और एक जैन धर्म का। फिर आगे जब हम मध्यकाल में जाते हैं, जब बाहरी लोगों का आक्रमण होता है इंडिया के अंदर, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आते 712 ईस्वी में, उससे लेके आगे मुगल काल तक जितने भी शासक थे लगभग मुस्लिम या इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। उस समय भी कुछ भारतीयों ने, मतलब भारत के लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया और उनका कन्वर्जन हो गया इस्लामिक धर्म में। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा, जैसे कश्मीरी पंडित थे, वो क्या है, मुसलमान बन के बाद में। और ऐसे ही फिर हम देखेंगे मध्यकाल के अंदर सिख धर्म का उदय होता है। और फिर इसी वजह से जातिगत भेदभाव है, छुआछूत है, तो हम राष्ट्रीय आंदोलन को जब देखते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी खूब ऐसे आंदोलन आपको सामने मिलेंगे। जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना मानते हैं। आत्म सम्मान आंदोलन, आत्म सम्मान आंदोलन में जैसे हम तमिलनाडु साइड देखते हैं, पेरियार के नेतृत्व में हुआ था, जिन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी, मतलब ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता को चुनौती दी थी। हाल ही में एक चर्चा में बना हुआ भी, स्टालिन के जो पुत्र है तमिलनाडु के थे, उन्होंने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की जहाँ पे बात की थी एक सेमिनार के अंदर, तो वो वापस मुद्दा आ गया था। फिर वाइकोम सत्याग्रह होता है गांधीवादी पत्ती से, नारायण गुरु जी के नेतृत्व में केरला के अंदर। फिर भीमराव अम्बेडकर साहब आते हैं, उन्होंने जातिगत जो भेदभाव है उसका जोर शोर से उन चीज़ों को आगे रखा। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी, और आपने इतिहास में सुना भी होगा, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर साहब के मध्य एक समझौता आता है जिसको पूना पैक्ट भी बोला जाता है। उसके बाद एससी क्लास और एसटी क्लास, मतलब शेड्यूल कास्ट माना गया, दलित को, आदिवासियों को, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई। भारत में जातिगत जनगणना, भारत में ऐसा नहीं है कि जातिगत जनगणना सबसे पहले आज ही हुई है। भारत में यदि हम दो तरीके से देखें, आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद। आज़ादी से पूर्व हम जब आंदोलन जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो 1931 में जनगणना हुई थी, एक ही बार हुई थी, उसके आंकड़े उन्होंने पब्लिश किए थे। आपको पता है यहाँ अंग्रेज आए थे, अंग्रेज तो चाहते थे कि जाति धर्म में इंडिया और ज़्यादा डिवाइड हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चलती थी। और फिर कुछ समय बाद हमने देखा इंडिया के अंदर सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं, देश का विभाजन भी हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के नाम से दो देश भी बनते हैं। उसके बाद जब देश आज़ाद होता है तो भारत सरकार आई, भारत सरकार ने ये जाति के आधार पर जनगणना को बंद कर दिया। उन्होंने इस चीज़ को, मतलब उन्होंने देखा कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि जब से लेकर आज तक जितनी भी जाति की, सॉरी, जनगणना हुई है, उसके अंदर एससी और एसटी के लिए जो संख्या होती है उसको काउंट किया जाता है। उसके पीछे कारण है, कारण सिर्फ इतना, जो भारतीय संविधान है, क्योंकि कोई भी सरकार है भारत की या राज्य की, वो चलती है संविधान से। संविधान ने एससी और एसटी के लिए लोकसभा, विधानसभा के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। तो इनकी काउंटिंग होती थी, और एससी और एसटी को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलता है। और जैसे अभी वर्तमान में भी जैसे लोकसभा की 84 सीटें और एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। ये तो हो गया आज़ादी से पूर्व। आज़ादी के बाद यदि हम देखते हैं तो इसकी एकमात्र जनगणना हुई है 2011 के अंदर, जिसको बोला गया SECC 2011, मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। इसके अंदर पूरे भारत की जाति के आधार पर जनगणना की गई थी, किंतु 2011 के बाद जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके डेटा को पब्लिश नहीं किया गया था, ठीक है। इस वजह से ये जो आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, यही नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि इन आंकड़ों को सामने लाया जाए
और हमने इसके लिए सबसे पहले खुद आके पहल की और हमने बिहार के आंकड़ों को मतलब कि लागू किया है और हम चाहते हैं कि पूरे दूसरे राज्य भी करें और केंद्र सरकार भी करे। इसी पे ये बहस बनी हुई है। ठीक है, और अब हम एससी और एसटी का तो कोई यहाँ पे इशू है नहीं। इशू सिर्फ इतना नहीं है क्योंकि इनका जितना भी डेटा होता है परंपरागत रूप से आज तक जातिगत जनगणना होती है, उनको उसी अनुपात के अंदर लोकसभा, विधानसभा और सरकारी नौकरियों के अंदर पोस्टों को आवंटित किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज के दिन एससी को 15% और एसटी को 7.5%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% का आरक्षण मिलता है। मेन यहाँ पे जो डिबेट है वो है ओबीसी क्लास को लेके, अदर बैकवर्ड कास्ट। इसमें नीतीश कुमार जी का ये मानना है कि हमें 63% लोग बिहार के अंदर आरक्षण मिल रहा है, 27%, तो हमें 63% आरक्षण दिया जाए और उसी प्रकार जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए और ये न सिर्फ बिहार में होना चाहिए बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं ओबीसी कमीशन का कैसे कैसे गठन होता है, इंडिया के अंदर कैसे मंडल आयोग लागू होता है, फिर उसके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, थोड़ा हम इसके अंदर ये देख लेते हैं। सबसे पहले 1953 जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सामने एक आयोग सामने आया, काका कालेलकर आयोग, उन्होंने अपनी अनुशंसा दी तो पंडित नेहरू ने उसको किसी भी वजह से लगा सकते हो आप, इस रियलिटी तो देखो उनको ही पता है, राजनीतिक कारण लगा लो मोटा मोटा, उन्होंने इसका मतलब आंकड़ों को ना पब्लिश किया ना इस पर कोई चर्चा की, तो ये सब चीजें तो आयोग कभी चर्चा में उसके बाद आया ही नहीं, ना लागू हो पाया। फिर जैसे ही 1970 के अंदर सबसे पहले जब कांग्रेस पार्टी के अंदर से बाहर होती है सत्ता में, मोरारजी भाई देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके अंदर जनसंघ भी एक पार्टी थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री शायद सूचना प्रसारण मंत्रालय थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उस समय मतलब मंडल आयोग का गठन किया गया था और मंडल आयोग का सिर्फ एक ही काम था, ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसके हिसाब से आरक्षण। उसी समय ओबीसी ने बताया था कि मंडल आयोग ने बताया था कि पूरे ओबीसी की पूरे देश के अंदर 52% पॉपुलेशन है, तो 52% पॉपुलेशन है। अब बात है कि 52% तो पॉपुलेशन है, जैसे एससी एसटी को जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में हम आरक्षण देते हैं, क्या अब ओबीसी को भी उसी अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद संयोग ऐसा हुआ 1980 के अंदर तक मोरारजी भाई देसाई की सरकार चली गई, चरण सिंह जी की सरकार वैसे नहीं चल पाई, बनी नहीं पाई, कुल मिला के वापस कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है। 1980 में इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है, उसके बाद भी ये रिपोर्ट ऐसी पड़ी रहती है। बट 1979 के अंदर जब वीपी सिंह की सरकार बनती है, ठीक है, तो उस समय ओबीसी जो कमीशन है मंडल आयोग वापस इसको लागू करने की बात सामने आती है, वापस लागू करने की बात आती है। उस समय वापस जो मोरारजी भाई देसाई के समय जो मंडल कमीशन बनाया गया था उस वापस चर्चा होती है, वीपी सिंह जी उस समय मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर देते हैं। लागू करते वक्त सबसे बड़ी समस्या यही थी कि लोग तो 52% है, आरक्षण कितना दिया जाए, तो या तो 52% को 52% दिया जाए, यदि ऐसा देते तो फिर जो लोग इससे लाभान्वित नहीं थे उनको वजह से विरोध का सामना करना पड़ सकता था। ठीक है, दूसरा उसी समय इंदिरा साहनीवाद या इसको मंडलवाद कहते हैं, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार आप चाहो कितना भी आरक्षण दे दो बट एससी एसटी और ओबीसी इस तीनों की मैक्सिमम लिमिट आरक्षण की 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए उसी समय मतलब थोड़े समय बाद नरसिंह राव जी ने 10% आरक्षण दिया था, उनको उन्होंने खारिज कर दिया था। और फिर उसी मैक्सिमम लिमिट जब 50% सामने आई, उसका मतलब था, व्यवहारिक मतलब था, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। तब से लेके आज तक ओबीसी का आरक्षण है 27%, किंतु ओबीसी की संख्या कितनी थी, 52%, ये बात थी। और फिर आगे जब ओबीसी का जो 27% आरक्षण था, अब आरक्षण लागू हुए लगभग 3 दशक हो गए, 30 साल हो गए, बट ओबीसी के अंदर जातियां तो कोई कहता है 2000 से ज्यादा है, कोई कहता है 3000 से ज्यादा है, कोई कहता है 4000 से ज्यादा है। अब डिबेट ये सामने आ रही है कि ओबीसी का जो टोटल आरक्षण अभी तक 27% जो मिला है वो ओबीसी के अंदर कुछ ही जातियों को मिला है और दूसरी नीचे की और जातियां हैं उनको ये आरक्षण नहीं मिला। तो ये क्यों ना 27% आरक्षण है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए ताकि रियल में सामाजिक न्याय हो। तो उस चीज को, उस चर्चा को एड्रेस करते हुए जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये वापस 14 में सत्ता में आते हैं पूर्ण बहुमत के साथ, बाद में 2019 में आते हैं, 2 बार फुल फ्लैश मेजोरिटी के साथ आते हैं, तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसको रोहिणी आयोग बोला गया। और रोहिणी आयोग ने क्या किया, इस पे
सब क्लासिफिकेशन करने की इस पे चर्चा चल रही है कि वो बताएंगे 27 सितंबर को कौन सी जातियों को ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में से बांट के आरक्षण देने की। हालांकि उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, वो रिपोर्ट ज्यों की त्यों पड़ी है। ठीक है, फिर हम, ये तो रही ओबीसी की बात। ओबीसी का कुल सार इतना ही है। काका कालेलकर आयोग आया, उसके बाद मंडल आयोग आया, मंडल आयोग को वीपी सिंह जी ने लागू किया। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनीवाद में 50% रखी, जिसकी वजह से ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, जबकि पॉपुलेशन 52% थी। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब इंदिरा साहनी केस आया तो उसमें एक चीज ये भी बोली थी कि जो पीवी नरसिम्हा राव जी ने ईडब्ल्यूएस को, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जिसके अंदर एससी एसटी ओबीसी के अलावा जो दूसरे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण लागू किया था। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनीवाद में उस 10% आरक्षण को खारिज कर दिया, जो आज तक लागू नहीं हो पाया था। किंतु जैसे बीजेपी सरकार आती है, मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार आती है, तो 103 संविधान संशोधन की मदद से सरकार ने वापस 10% लागू कर दिया उसको। सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद वापस पीएल दायर की गई इंदिरा साहनी केस के आधार पर, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार इसको वैलिड मान लिया गया और 10% आरक्षण लागू हो गया देश में। लागू हो गया। तो अब चर्चा का सार इतना ही है कि एससी, एक होगी एससी कैटेगरी, एक होगी एसटी कैटेगरी, एक होगी ओबीसी और एक होगी अनरिजर्व। निष्कर्ष रूप में यही है, एससी और एसटी को आरक्षण उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में आज भी मिल रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या सरकारी पद हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, या 73वां 74वां संविधान संशोधन की बाद लोकल बॉडी हो। उसके अंदर एससी को 15%, एसटी को 7.5%। और उसी का परिणाम है कि लोकसभा के अंदर एससी की 84 सीटें और एसटी की 47 सीटें आरक्षित है। किंतु बात रही ओबीसी की, ओबीसी का निष्कर्ष के रूप में यही है, उनको पॉपुलेशन मंडल आयोग की, मंडल कमीशन के हिसाब से 52% है, उनको आरक्षण 27% मिल रहा है। और अब इसी पे चर्चा वापस शुरू हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इसका वापस की जनगणना कराई है, उसके हिसाब से लगभग 63% ओबीसी है और आरक्षण 27% है। इस पे वापस चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। और जनरल कैटेगरी की जो पॉपुलेशन है वो तो सरकार के आंकड़ों को ही पता है, 2011 में एससीसीसी ने क्या लिखा है, किंतु उनको आरक्षण 10% मिल रहा है। तो निष्कर्ष तो ये था। अब देखो, इसका जो जातिगत जनगणना है, इसका कुछ फायदा भी मिल सकता है, कुछ इसके नकारात्मक परिणाम भी है। फायदे के रूप में आप ये देख सकते हो, जैसे कि हमारा संविधान, देश है संविधान से चलता है, राज्य संविधान से चलता है। कोई भी पार्टी की सरकार है, कोई भी व्यक्ति बने, कोई भी व्यक्ति ना बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश चलना है संविधान से। संविधान के हिसाब से जो प्रेम्बल है, संविधान की हमारी प्रस्तावना है, उसके अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात है। उस न्याय के हिसाब से देखें तो हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए देश के संसाधनों के अंदर, देश के सरकारी पदों में, देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में। उस हिसाब से तो ये सही है कि ओबीसी का जितना पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जैसे लोकतंत्र में व्यक्तियों की महत्ता होती है, जिसके ज्यादा व्यक्ति उसको उतने ज्यादा पोस्ट मिलने चाहिए। नकारात्मक परिणाम सिर्फ इतना है इसका कि इस हिसाब से जो पहचानगत राजनीति है उसको बढ़ावा मिलता है। पहचानगत राजनीति से मतलब जातिवाद की राजनीति स्टार्ट होती है। जातिवाद की राजनीति आने से जो मुख्य मुद्दे हैं देश के, उससे हम पीछे पीछे चले जाएंगे। दूसरा, देश की जो एकता, अखंडता, अक्षुण्णता की बात आती है, वहां पे एक चोट लगती है। और तीसरा इसका ये है कि इससे मतलब कि जो लोग इससे लाभान्वित नहीं होंगे, वापस देश के अंदर हिंसा जैसी घटनाएं हो सकती है, जो काफी चिंताजनक है, जैसे कि मंडल आयोग लागू होने के बाद भी देश के अंदर हुई थी। तो वो सब चीज हमारे लिए एक चिंता के विषय है। राजनीति का लेवल और गिर जाएगा और नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, आगे हमारे देश के अंदर धर्म और जाति की राजनीति बहुत ज्यादा हावी है। देश जो मुख्य काम है उससे वापस पीछे चला जाता है, वापस चीजें दूसरी गैर प्रासंगिक चीजें आगे आ जाती है। और यदि ऐसा होता है तो फिर वापस पड़ जाए। ओके, बाय बाय।